सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 27 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो शुरू करते हुए पहले आर्टिकल से, चाइना कन्फर्म्स एलएसी टॉक्स प्रोग्रेस। भारत में प्रयास कर रहा है चाइना के साथ एलएसी को लेके और कई बॉर्डर इश्यूज़ को लेके बात करने का, रिड्यूसिंग द डिफरेंसेस एंड बिल्डिंग सम कंसेंसस ऑन डिसएंगेजिंग ट्रूप्स फ्रॉम फ्रिक्शन पॉइंट्स टू end the standoff along the LAC in eastern Ladakh. It is said that they agreed to maintain dialogue to reach a resolution acceptable to both sides at an early date. और बहुत जल्दी हमको कोई ना कोई सहमति देखने को मिल सकती है। आपका अभी LAC और चाइना के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर आगे बढ़ते हुए अन्य आर्टिकल्स की ओर। बरीड इन बंगाल, असल में बायोमेडिकल वेस्ट का सही से आपका डिस्पोजल नहीं करा गया। आरजी कार मेडिकल कॉलेज का ये आपका न्यूज़ है। मैं आपको इसमें जो ये in 2014 according to CPCB records 47% of biomedical waste generated by hospitals went untreated in West Bengal. Barely 2 years later, despite the number of beds remaining about the same at 1 lakh, the waste generated curiously fell by as much as 36% and the share of untreated waste fell to zero. मतलब कागजों में तो कहानी अलग ही चल रही थी। इन द 9 years between 2014-2023 देयर हैज़ बीन 63% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। मतलब हॉस्पिटल बेड्स में तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है ना, मगर बायोमेडिकल वेस्ट में कमी हो गई है। पता लगा मैटर क्या निकला। इन दैट पीरियड द क्वांटिटी बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ इंक्रीज बाय बेयरली 2%। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स बेड, मतलब कि यहाँ पे समझ सकते हो कि ऑल ओवर हॉस्पिटल कितने नए नए खुल गए हैं, 63% की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है ना, मगर बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो उल्टा कम हो गया। 2% पे ये टिका हुआ है आपका, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। तो पता लगा कि बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट जो कि बायो हैज़ार्ड है वो अनट्रीटेड रखा हुआ है, ठीक है ना। आज अब तो डिस्क्रिपेंसीज इन डेटा, द मिसमैचेस बिटवीन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स एंड नेगेटिव वेस्ट जनरेटेड। द वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन कल्याण रुद्रा रिफर्ड टू द अथॉरिटीज ऑफिशियल वेबसाइट फॉर नेसेसरी डिटेल्स एंड डिक्लाइंड टू कमेंट फर्दर। जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बोले देख लीजिए सारा डेटा वेबसाइट पर लिखा हुआ है। द कैग्स ऑडिट रिपोर्ट WPCB बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रही वो इंटेंशनली अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग द BMW बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन फिगर टू मेक इट अपीयर दैट ऑल जनरेटेड BMW वाज बीइंग ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल। मतलब कि कहीं ना कहीं इस पूरी रिपोर्ट्स को वॉश करा गया था, इन रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करा गया था, जहाँ पे हॉस्पिटल्स की अगर आप देख रहे हैं कि 63% का ग्रोथ हो गया हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल बेड्स में, मगर वहीं पे देखें तो उनकी इक्वलेंट बायोमेडिकल वेस्ट कितना जनरेट हुआ, मात्र 2%, सिर्फ 2% ग्रोथ हुआ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या इतने कम मरीज आ रहे थे हॉस्पिटल्स में, तो खुल क्यों रहे हैं हॉस्पिटल फिर, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए डेटा पूरा कि कहाँ 1.03 लाख बेड से 1.68 लाख 2023 पे बेड पे आ गए हम, ठीक है ना। आप देखिए कितना कितना बड़ा बड़ा गेम चल रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। 2014 में जहाँ 1 लाख बेड थे, वहाँ 2023 में आके 1,68 बेड हो गए। मगर अगर आप बात करें कि वेस्ट कितना बढ़ा, तो ये तो उल्टा कम हो रहा था। क्या मरीज भर्ती होना बंद हो गए थे। और 2023 में तो बिल्कुल हद ही हो गई। 43.1% का बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्टर हुआ है आपका, इतना टन अ डे, 43.1 टन अ डे वेस्ट हुआ है, जिसमें से ट्रीट हुआ है सारा दिखा दिया, ऑल ट्रीटेड। ये है डिस्क्रिपेंसी आपके सामने मेडिकल वेस्ट इन वेस्ट बंगाल की। बेड्स इंक्रीज़ हो गए हैं, मगर जो मेडिकल वेस्ट टन है इन 43 टन पर डे, वो इतना ही बस बढ़ा है, मतलब वो बढ़ा ही नहीं है। उल्टा 22 में तो और कम हो गया था, 38 हो गया था। ये सब देखिए तरीके होते हैं कागजों को और रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने के। According to experts, plastic waste is immersed in sodium chloride solution for a few hours at a waste treatment plant. Then it undergoes autoclaving, exposure to high pressure steam at 120 degrees Celsius for half an hour or so. So only then is shredded to be sold to recyclers. Grey marketeers simply wash it and clean before repackaging, posing serious health risks to unsusceptible users. The grey market is also the reason why the real business of biomedical waste is suffering.
हॉस्पिटल पे अ फिक्स पर बेड पर डे रेट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट एनीथिंग बिटवीन ₹8 and ₹9 वेस्ट बंगाल. Private hospitals negotiate and pay a lot less. So the revenue model depends on the plastic component of the waste, roughly 1/3 by weight. तो ओवरऑल यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका मैनिपुलेट करा जाता है. अगला आर्टिकल है स्पॉन्सिटी कॉन्सेप्ट में मिटिगेट फ्लडिंग. स्पॉन्सिटी बेसिकली क्या होती है हम आपको ये बताएंगे और कैसे हम इससे अर्बन फ्लडिंग को कम कर सकते हैं. मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं. बताता हूँ मैं स्पॉन्सिटी के बारे में. इससे बातें वही सब करिए जो मैं पहले कर चुका हूँ. काम करिएगा, जाइएगा वेबसाइट पर सर्च करिएगा स्पॉन्सिटी या अर्बन फ्लडिंग. वेबसाइट पे ऊपर ही सर्च बार दे रखा है मेरी, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा स्पॉन्सिटी या फिर अर्बन फ्लडिंग. आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट में पता लग जाएगा. मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें वरना वीडियो लंबी हो जाएगी. पहला आर्टिकल है द एल्यूसिव जॉब्स. न्यू सर्वे फ्रेम्स अर्जेंट चैलेंज बिफोर गवर्नमेंट इन एडिकेट क्रिएशन ऑफ रेन्यूमरेटेड प्रोडक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज. The RBI has pegged the Indian economy grow at 7.2% this year. Medium-term forecasts, such as those by the IMF, accept the momentum to continue over the coming years. मतलब बात तो करी जा रही है कि 7.2% का हमारा ग्रोथ होना चाहिए. However, concern over the lack of quality jobs continues to persist. मगर क्वालिटी जॉब्स की कमी है. तो रिसेंटली रिलीज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे प्रोवाइड्स ग्रैन्युलर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ द लेबर मार्केट. First, it has aggregate level, the labor force participation rate has risen from 49.8% in 2017-18 to 60%. तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है वो 49.8% से अब जो है 60% हो गया 2023 तक. आपका 23-24 तक, ठीक है ना. कितना 49.8% से बढ़कर 60% पे 0.1% पे आ गया. However, much of this is due to sharp rise in female participation. और इसके पीछे जो मेन आंकड़ा ये भी है, बात यह भी आ रही है कि फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है. तो ये देखिए इकोनॉमिकल बर्डन फैमिली से पढ़ें तो फीमेल भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं. शुड बी आइडली वेलकम. सम हैव आर्ग्यूड दैट इट मे बी साइन ऑफ डिस्ट्रेस. यही बात है, देखिए वुमेन को भी काम करना पड़ा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका ये इस समय सोशल फैब्रिक में कोई ना कोई समस्या है कि वुमेन भी अब कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रही हैं फैमिली इनकम में. Women stepping out of the house to augment their household income. As per the survey, the share of women engaged in salaried employment has fallen. More are now engaged in self employment. और ज़्यादातर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है. कोई कोई अपना कैफ़े चला रहा है या कोई कहीं जॉब कर रहा है अक्रॉस द कंट्री. द शेयर ऑफ वुमेन हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड हैज़ रिजन फ्रॉम 51.9% टू 6.4%. मतलब कि अगर बात करें कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन की बात कर रहे हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कितना ग्रोथ हुई है 51.9%. 51.9% से 67.4%. 67.4% ये डेटा है 2017-18 का और ये डेटा है 23-24 का, मतलब लेटेस्ट है ये. तो वुमेन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हैं, 61.4% पे आ चुके हैं अब तक, ठीक है. आगे बढ़ते हुए it remains higher than estimates. ठीक है. The percentage of women workers in informal enterprises stood at 73.2% in 23-24, while it has fallen marginally from 74% in 22-23. तो अच्छा वुमेन इनफॉर्मल क्षेत्रों में थोड़ी कम हो गई हैं, 73.2% पे आ गई हैं, जो कि 2022 में 74.3% पे थी. ये है वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर. समझ गए, ठीक है. थर्ड, द शेयर ऑफ लेबर फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू एज अपवर्ड्स. बाकी एग्रीकल्चर पे लेबर फोर्स बढ़ रहा है, वाइल दैट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टैगनेंट. जबकि मैन्युफैक्चरिंग एकदम स्टैगनेंट हो चुका है. आगे बढ़ते हुए द लेबर मार्केट डेटा रीइंफोर्सेस द की डेवलपमेंट चैलेंज फेसिंग इंडिया ऑफ inadequate creation of more remunerative and productive employment opportunities. तो ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है कि अच्छी जॉब्स, क्वालिटी जॉब मतलब क्वालिटी जॉब व्यक्ति के लिए भी और क्वालिटी जॉब इकोनॉमी के लिए भी इसकी कमी है इस समय. एड्रेसिंग द चैलेंज इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट विद द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकमिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर सेविंग. और जब वहीं पे जब देखें कारोबार प्रयास कर रहे हैं कि लेबर कम खर्चा हो, कैपिटल इंटेंसिव होते जा रहे हैं,
तो भी एक समस्या है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल था। अगला है दिल्ली डिले एंड डिनाइड, छोड़ दीजिए इसे आप। अफ्रॉड एनकाउंटर, ये भी आप मत पढ़िएगा, ये बदलापुर में इंसिडेंट को लेकर है, ये वाला पढ़ेंगे आर्टिकल। जो हमारा सीधे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काम है उसी पर टाइम लगाएंगे अपना। प्रभास रंजन साहब ने आर्टिकल लिखा है, इकोनॉमिक्स को लेके है, एफडीआई को लेके है, ट्रेड को लेके है। द डिबेट ऑन चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ऑसिलेट्स बिटवीन economic benefits and security risks, but a key fundamental question beyond that remains unanswered. Does India have a comprehensive legislative framework to deal with FDI and international trade on grounds of national security? It is important to recall that in April 2020, when the world was beset with the fears of raging pandemic, India adopted the new FDI regulation called Press Note 3, PN3। जब हमारा कोरोना काम चल रहा था, काल चल रहा था, तो हमने एफडीआई का नया तरीका निकाला था, एक नया सिस्टम निकाला जो किसी कहते हैं PN3। द PN3 इज़ enforced through Foreign Exchange Management Act FEMA, a law that provides the architecture for orderly development and maintenance of foreign exchange management in the market. To curb opportunistic takeovers and acquisitions on Indian companies weakened due to pandemic, PN3 subjects inward investments from land border countries to prior approval of the central government. While many countries share land border with India, this regulation aimed to curb Chinese FDI into India. ये basically Chinese FDI को कंट्रोल करने के लिए था। In short, it was said that India subjected Chinese FDI to greater control for national security reasons. और चाइनीज़, देखिए हम चाह तो रहे हैं कि FDI हमारे देश में आए, मगर FDI के साथ हमें देश में सुरक्षा भी तो मेंटेन करनी है ना। चाइना हम जानते हैं कि एक से एक अरबपति खरबपति लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कोई ना कोई तरीके निकालते हैं देश में अस्थिरता लाने के लिए। तो अब इन्होंने क्या करा कि चलो हम जो बिज़नेस डाउन चल रहे हैं उन्हें टेक ओवर कर लेते हैं। अब जब आपके देश के बिज़नेस ही उनके हाथ में चले जाएंगे तो बात ही क्या बची, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं वो। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए बीच में आपका इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को रोकने के लिए और एफडीआई को रोकने के लिए, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को एक ख़तरा पैदा कर सकती है, इसको रोकने के लिए बीच में एक नया गेट लगा दिया। उस गेट का नाम रखा, इधर एक गेट लगा दिया, उस गेट का नाम रखा PN3। PN3 ठीक है ना, PN3। While India was not only country restricting Chinese FDI, then India's method making an aberration. As Pratik Datta has argued, several liberal democracies like Canada and Australia too limited Chinese FDI। और प्रतीक दत्ता कहते हैं कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने भी ये काम करा हुआ है। However, these countries did so under dedicated legal provisions designed to deal with the risk of FDI may pose to national security. For instance, Section 26 of Canada's Investment Act empowers the government not just to screen inward FDI but also act against FDI, जो कि वहाँ पे कानूनी रूप में ये सेक्शन 25 से कनाडा का इन्वेस्टमेंट एक्ट है उसमें मेंशन करा हुआ है। फेमा डज नॉट कंप्लेन एक्सप्लिसिट प्रोविजंस टू डील विद द एफडीआई और नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड, जबकि फेमा में से कुछ भी मेंशन नहीं है, लीगली नहीं है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इन द मिलिट्री सेंस इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए यही बात आ रही, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं, सिक्योरिटी मतलब कि मिलिट्री वगैरह। फेमा थोड़ी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, फेमा तो आपका एक फाइनेंशियल एक्ट है देखा जाए तो। With FDI on national security grounds, this is not surprising because national security in the military sense is not directly linked with managing foreign exchange. Since India does not have a specific law that deals with the risk of FDI might pose for a national security, FEMA control law doubles up as a legal instrument to screen foreign investment for national security, pointing to the legal vacuum. Indian national treaty practice further provides evidence of this vacuum in India's domestic legal system. Unlike the domestic legal regime, India's past and current international investment treaties and investment chapters and free trade agreements have separate provisions to deal with the issues like current and capital account transactions, etc. तमाम बातें हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। The legal vacuum in India on the point is not restricted to foreign investments, it extends to international trade. Immediately after the Pulwama terror attack, February 2019, India denounced the most favored nation obligation under the WTO towards Pak, an increase in custom duties on all Pak imports to 200%. While the reason to do so was national security, India relied upon Section 8A1 of the Customs Tariff Act, a law relating to custom duties. Section 8A, Section 1 confers emergency powers on the government to increase tariff rates. तो यहाँ पे भी आपका नेशनल सिक्योरिटी का बात रखते हुए
ट्रेड को हमने कंट्रोल करा था पाकिस्तान से, जो कि पुलवामा अटैक के बाद हमको उससे कोई दोस्ती नहीं रखनी थी। इट इज़ टिपिकली meant for economic emergencies and not for trepidations arising from terrorist attacks. Like FEMA, the Custom Tariff Act doubled up as national security instrument. In these cases, the absence of specified domestic law to deal with FDI and the international trade on security grounds make New Delhi vulnerable if India's measures are to challenge at international courts. अब ये बहुत बड़ी कमी रहेगी हमारी कि अगर हमने इसको लेके प्रॉपरली नेशनल सिक्योरिटी और एफडीआई को लेके अगर हमें कानून नहीं लाए। अभी तो हम सिर्फ उसमें उसका सिर्फ एक ना कठिया डाल दिए, आसान भाषा में हमने फेमा में एक मतलब जुगाड़ कर दिए, तार लगा दिए, बस एक उसे जोड़ दिए नेशनल सिक्योरिटी से कठिया डाल के। मगर अगर ये चीज़ इंटरनेशनल कोर्ट्स में चैलेंज हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट्स में, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले गैट था, यहाँ मुकदमे चलते इसी बात के हैं कि कोई भी देश की गलत पॉलिसी के चैलेंज करा जाता है यहाँ पे लाकर। तो यहाँ पे तो हम पे कोई लीगल स्टैंड ही नहीं रहेगा ना, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कनाडा में क्या है, कनाडा में आपका सेक्शन 25 है कनाडा इन्वेस्टमेंट एक्ट का, वो मतलब लीगल है। आप वहाँ पे कनाडा का चला जाता है, कल को कनाडा के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट्स में, WTO में कोई अपील डलती है, तो कनाडा ये कह सकता है कि देखिए हमारा तो लीगल बैकिंग हमारे पास ये है, जो कि क्लियरली लाइन टू लाइन ये कह रही है कि हम एफडीआई पे कुछ कर सकते हैं। दिक्कत ये हम लोग जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि थोड़ा यहाँ से चोरी कर लिया, ले लिया, थोड़ा वहाँ से ले लिया, थोड़ा यहाँ से ले लिया, मगर हमारे पे एक पुख्ता प्रॉपर एक्ट नहीं है जिसमें हम ये मेंशन कर दें कि अगर हम ये भी कर सकते हैं। ये चुनौती है, ठीक है ना। ये चैलेंज हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी, कभी भी जो भी देश चाहे वो कर देगा हमारे खिलाफ, तो हमको भी दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई खबरें हैं, आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर रहूँगा। चैलेंज फॉर ऑयल PSUs, हाउ टू गेट $900 million dividend out of Russia. It is $1 billion question literally that India's public sector companies and the government are struggling to find an answer to. For 2.5 years, the dividend in ONGC, IOC, BPRL have been piling up in that countries. From investments in upstream Russia projects in Russia have been piling up in the country. रशिया में जो हमारे इन्वेस्टमेंट चल रहे थे पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज़ के, वो की पाइलअप होते जा रहे हैं आपके वहाँ पे। द क्यूमुलेटिव वैल्यू डिविडेंड्स हैज़ नाउ रीच $900 million तक पहुँच चुके हैं। द कंपनीज हैव टेकन अप द इशू रिपीटेडली आफ्टर द रशियन पार्टनर्स एंड इज फीचर्ड इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशंस। और ये कंपनी ने बार बार कहा है कि भाई डिविडेंड हमारे पे करिए, आप जो $900 billion के बच रहे हैं। Restriction on Russia, the main challenge is in repatriating the income which is sitting in the company's accounts in Commercial Indo Bank, an affiliate of State Bank of India in Moscow, lies with the complication arising out of Western sanctions. जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शन भी लगाए हुए हैं, तो पहली बात तो वैसे भी रशिया से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे असल में एक प्रणाली होती है, स्विफ्ट प्रणाली, स्विफ्ट डिजायर नहीं, स्विफ्ट प्रणाली ये होती है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में या ये ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स UPI करती है। स्विफ्ट प्रणाली इंटरनेशनल प्रणाली है, इंटर बैंक ट्रांसफ़र के लिए होती है, ठीक है ना, बैंक ट्रांसफ़र के लिए होती है। ये US ने वेस्टर्न नेशन सैंक्शन लगा के रशिया में बंद कर दिया है। इसीलिए अगर अभी रशिया चले जाते हैं अपना आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करेंगे, स्वाइप ही नहीं होगा वो। अगर रशिया चले जाएंगे अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे तो स्वाइप ही नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि जो स्विफ्ट प्रणाली है, जो इसकी पीछे टेक्नोलॉजी है, वो वेस्टर्न नेशन ने बंद कर रखी है। आगे बढ़ते हुए, soon after Russia invaded Ukraine, major Russian banks were shut out of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). ये है SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Financial Transaction Processing System है ये बेसिकली। The Indian companies face additional complexities related to international jurisdiction, as some of the vehicles used by them to make investments in Russian oil and gas assets are based in countries such as Singapore. Investment in Russia over the years, India public sector companies have spent billions of dollars to pick up stake in oil and gas projects in Russia as part of the energy security strategy. तमाम बातें हैं, मगर हमारे जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करी थी PSUs ने, उनका डिविडेंड का बकाया है वो पे करना पड़ेगा इनको, ठीक है।
The dividend income is being deposited into CBL accounts in rubles, where they are earning nominal interest. Dividends of around $600 belonging to IOC Oil and BPRL consortium and around $250 belonging to OVL are standard. अब वो फंस गए वहाँ पे, वैसे भी सैंक्शन लगे हुए हैं. नो इजी ऑप्शंस अवेलेबल. When the money is stuck in Russia, it could have been theoretically used for payments there to increase investments and to fund operation and capital expenditure requirements of existing projects. None of these operations are, however, currently feasible because dividend payments are being released after deduction of operational expenses, and there is no plan at present to invest more capital in the ongoing projects. और अभी ऐसा कोई सीन है ही नहीं, यहाँ से वही से बातें करी हुई हैं. बस देखते हैं पॉइंट ये. ठीक है. द क्वेश्चन राइजेस व्हाई कांट द मनी बी यूज्ड partially to pay for the copious volume of Russian oil that is flowing into India? The short answer, while the Indian companies would love to do that, it is fraught with several challenges. पहला क्या चैलेंज है यहाँ पे, क्यों नहीं हम इसका इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? While IOC and BPCL do buy Russian oil, oil does not. OIL does not. Oil नहीं, OIL does not. वो नहीं बाय करती है. Second, the investment in Russian projects is through special purpose vehicle रजिस्टर्ड इन द ओवरसीज टेरिटरी जैसे सिंगापुर. ठीक है ना. अब असल में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली कुछ बड़े काम नहीं करते हैं, हम और बेहतर कंपनीज और उन देशों की हेल्प से करते हैं. तो हमने यहाँ पे सिंगापुर से हमारा चल रहा है. समझ लीजिए कि हमने सिंगापुर को ये हमारा इसका ऑफिस मान लीजिए. ठीक है, काम करने के लिए. दिस मीन्स दैट एनी पेमेंट वुड ऑल्सो कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दिस ओवरसीज टेरिटरीज, नॉट जस्ट रशिया एंड इंडिया. तो ये मैटर सिर्फ रशिया इंडिया के बीच में नहीं है, जो हमने और देशों के साथ में लिया हुआ है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे. गिवन द वेरियस Western sanctions against Russia and its energy sector, cross payments for Russian oil using the dividend income could end up becoming an extremely complex exercise with regard to taxation and accounting. The companies have been seeking the opinion of legal and international accounting experts to find a way to do this. अब तो कंपनीज देख रही हैं, PSUs देख रहे हैं, कोई ना कोई प्रयास आस्था निकाल लेंगे अपने आप इसमें. अगला आर्टिकल है कि फेया, या देख लीजिएगा. ये और आर्टिकल बाइडेन एंड यूएस को लेके है. अभी भी कुछ तनाव चल रहे हैं यूएस, और मैंने आज का जो है आपका जनसत्ता वाले आर्टिकल में भी बताया हुआ है कि कैसे संबंध उतने ठीक नहीं है हमारे. ठीक है, मैं यार आर्टिकल पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ की पॉइंट्स पे रहता हूँ. ये इन जनरल आर्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, अभी टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में काम नहीं आएंगे आपके. यहाँ से पढ़ लेंगे. PM Modi recently visited to saw him sign an agreement for setting up a semiconductor fabrication plant in India, which would make chips for use in national security, next gen technologies. Both Biden and Modi hailed the watershed arrangement, ठीक है, in which the US military has agreed to partnership with India to on highly valued technologies. The fab focused on advanced sensing, communication, and power electrodes, while being enabled by support from the Indian Semiconductor Mission as well as strategic technology partnership between Bharat and Third 3DI Tech and the US Space Force. The joint statement said it will be established with the objective of manufacturing infrared gallium nitride and silicon carbide semiconductors, drawing a parallel with the Indo-US civil nuclear deal. Sources said the fab Atal Shakti or Power would not only be the first tech partnership between Indian businesses and the US Space Force. हमने असल में बहुत सारे टाइप ट्रीटी अरेंजमेंट्स में हम आ रहे हैं जिनसे हम कई चीज़ों में यूएस के साथ रहेंगे. ठीक है ना. आगे बढ़ते हुए, बियॉन्ड द फैब, India and the US are working on a broad range of partnerships, from joint research conducted by NASA and ISRO on the International Space Station to be a pact for critical mineral supply chains. हमने अभी असल में हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए यूएस का संस्था है उसे भी ज्वाइन कर लिया है. Some headwinds and tries. That said, the headwinds in India-US ties cannot be ignored. Most notably, in recent months, the alleged assassination of plot against US-based pro-Khalistan separatist Gurbaz Singh Pannu has been a thorny issue. Two important developments took place days before PM Modi visit. अब भले ही हमारी दोस्ती कितनी भी अच्छी दिख रही हो, मगर दो कुछ खट्टे बातें हैं जो कि हमारे और यूएस के बीच में हैं कि PM मोदी की विजिट से पहले last week a US court issued summons to NSA Doval among others after Pannu filed a civil suit seeking damages for the alleged assassination plot.
assassination plot. India has described the allegations completely unwarranted and unsubstantiated imputations. However, Doval was nonetheless absent from India's official delegation this time around. Sources said the Jammu Kashmir election and domestic commitments had kept the NSA from delivering to US. तो कहा सूत्रों ने कहा कि अब इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और ये बिजी थे वो अपना. The fact that a group of Sikh activities and pro-Khalistani separatists visited the White House on the evening of PM Modi visit was also signal to New Delhi. अब ये भी बड़ी बात है कि पीएम मोदी साहब आपके यूएस में थे, उस समय व्हाइट हाउस में खालिस्तानी लोग की मीटिंग हुई. The local media in Delaware reported that a pro-Khalistani protesters could be seen along the route of Prime Minister's motorcade. India has to address this issue to remove any misgivings in Washington about New Delhi's democratic credentials. But South Bloc believes that in the larger scheme of things, the two countries' strategic alignment with China means that such challenges are only minor wrinkles to be ignored. हालांकि देखिए साउथ ब्लॉक तो मना ही करेगा. समस्याएं हैं कुछ कि दोस्ती भी है मगर कहीं ना कहीं खटास भी है. खालिस्तानी लोग सक्रिय थे जब हमारे मोदी साहब क्वाड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे डेलावेयर में. जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ पे भी खालिस्तानी लोग मौजूद थे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. वाइट हाउस में ऑफिशियली मीटिंग करी है खालिस्तानियों के साथ. तो यूएस का स्टैंड थोड़ा सा अपना, मैं यूएस तो हमेशा ऐसे ही रहा है. देखिए यूएस से इससे आपको ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, ठीक है ना. कोई दिक्कत नहीं, आशीष करते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. बाकी एक बार वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा. धन्यवाद.